हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। आप सभी को पता ही है कि एमएड के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और ये चूँकि आपको पता है कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर हैं और चारों पेपरों में ये 4th पेपर यानी चौथा ही पेपर चल रहा है, यानी कि रिसर्च का पेपर चल रहा है। ओके, तो आपने देख लिया होगा इसकी जो पहली वीडियोज़ थी, यानी कि इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में से हम लोग 4 यूनिट्स कर चुके हैं। आज ये 5वीं यूनिट है, यानी कि लास्ट यूनिट है रिसर्च के पेपर की, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रिसर्च पेपर की ये लास्ट यूनिट है। तो हम लोग देख रहे हैं और आज ये रिसर्च का पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम कल से सेकंड पेपर उठाएंगे अब, ठीक है। सेकंड पेपर कल से हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट हो चुकी थी, सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, और चलो ये रिसर्च पेपर है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं। आज ये लास्ट यूनिट है, इसकी 5th यूनिट है। तो आप लोग समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या क्या दिया है, कैसे दिया है। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, तो आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ, पीछे से हो सकता है बहुत सारी आवाज़ें आपको आएँ, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा, ठीक है। त्यौहार का टाइम है इसलिए आवाज़ आना पॉसिबल है, आवाज़ आ सकती है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ वीडियो पर रखना है, जो हम बोल रहे हैं उस पर रखना है। ओके, तो चलो चलते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान शिक्षा में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, 4th पेपर है, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए, ये है इसका सिलेबस, देख चुके हो, रोज़ देखते हो आप, एक बार और देख लो क्योंकि आज इस पेपर को विश्राम दे दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आज ये पेपर, ठीक है। 4th यूनिट तक हम लोग कर चुके हैं, आज 5th यूनिट है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग। ये हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग योग्य हैं, समझदार हैं, आप लोग बहुत जल्दी भली बातें समझ जाएंगे कि हम आपको किस तरह समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा और ध्यान से नहीं समझा तो 100 बार पढ़ोगे तो भी समझ नहीं आना, ठीक है। रिसर्च है ही ऐसी चीज़। बढ़े चलते हैं 5th यूनिट की ओर। ये देखिए, यहाँ से 5वीं इकाई यानी कि 5th यूनिट स्टार्ट होती है। इसका जो टॉपिक का नाम है वो है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, यानी कि अनुसंधान प्रतिवेदन, प्रबंध लेखन या शोध लेखन या शोध प्रतिवेदन, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या क्या। देखो, जैसे आपके सामने पेज ओपन हुआ करे आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, ठीक है, जिससे आपको एक बार वीडियो देखने के बाद यहाँ पर समझने के बाद फिर आपको जैसे ही देखना पड़े तो आप स्क्रीनशॉट में दोबारा से चेक कर पाओ और पढ़ पाओ। ओके, देखिए यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, शोध प्रबंध के सामान्य प्रारूप को प्रस्तुत कीजिए। यानी कि शोध प्रबंध का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, वो ये पूछ रहा है, और इसके विशिष्ट पक्षों को बताइए। यानी और ये पूछना शोध प्रबंध होता क्या है, केवल हमको इतना बता दो। तो आपको क्या बताना है कि शोध प्रबंध है क्या, रिसर्च प्रपोजल है क्या, हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनना, आप जब बीए के बाद एमए, यानी कि आप बीए बीएससी बीकॉम के बाद एमए एमएससी एमकॉम करते हो या एमएड करते हो या आप कुछ भी करते हो, तो एमएड के बाद ही आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। और रिसर्च जब आप करते हो यानी अनुसंधान आप करते हो, किसी चीज़ के लिए रिसर्च करते हो, तो आप उसमें बहुत सारा डाटा भी इकट्ठा करते हो, ठीक है। जिन्हें कहाँ से डाटा इकट्ठा करते हो, बहुत सारे आप इसमें विधियाँ भी लगाते हो कि कैसी कैसी विधि के द्वारा हम रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अनेक तरह की प्रतिलिपियाँ, हस्तलेख और बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हो, ठीक है। तो आपने शोध कार्य में जितनी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, आपने शोध कार्य में जितनी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, चाहे आपने किसी से डाटा इकट्ठा किया हो, किसी से बातों के रूप में, हाँ, बातें करके भी तो डाटा इकट्ठा करते हैं, संप्रेषण के थ्रू तो डाटा इकट्ठा करते हैं, सर्वेक्षण मेथड में करते हैं ना। तो कुल मिलाकर यह है कि आपने रिसर्च के टाइम जितना भी डाटा इकट्ठा किया हो, चाहे कोई विधि अपनाई हो, चाहे कोई प्रविधि अपनाई हो, चाहे हस्तलेख लिखा हो, चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, उसी सारी चीज़ को जो शोध में आपने सम्मिलित की है, उसी सारी चीज़ का एक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुतिकरण, उसी सारी चीज़ को जो आपने अनुसंधान में इकट्ठी की हैं, अनुसंधान में प्रयोग की हैं, अनुसंधान के लिए आपने जिन चीज़ों का यूज़ किया है, उन सभी कहानी को, उस पूरी कहानी को जो आपने जैसे जैसे प्रोसीजर आपने अपनाया है, उस सारी कहानी को आपको प्रस्तुत करना है और प्रस्तुत करके उसे प्रकाशित करवा देना है, प्रस्तुत करके उसका पब्लिकेशन करवा देना है। तो वही आपका शोध प्रबंध कहलाता है, रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। यानी कि आपने रिसर्च में जिन जिन चीज़ों को लिया उन्हीं का संप्रेषण रूप से प्रस्तुतिकरण,
प्रकाशन की प्रक्रिया में कार्य की प्रवृत्ति तथा प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य के अनुकूल विभिन्न नामों जैसे शोध प्रबंध, शोध निबंध, शोध विवरण, लेख आदि के नामों से पुकार जाता है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपने रिसर्च के लिए जितनी चीज़ों को यूज किया है, रिसर्च में जितनी चीज़ों को यूज किया है, उन सब का केवल संप्रेषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना है आपको, है ना। यानी कि लिखना है आपको, उसे लिखना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, पब्लिकेशन करा देना, वही कहलाता है शोध प्रबंध, रिसर्च प्रपोजल। या ऐसे लेख भी बोलते हैं, शोध निबंध भी बोलते हैं, इन सब नामों से पुकारा जाता है इसे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हो जाता है? इससे विचारों के प्रभावशाली आदान प्रदान व प्रसार के लिए आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि विचारों का प्रभावशाली आदान प्रदान होता है और विचारों का प्रसार होता है। आपके मन को, आपकी थिंकिंग को और आपके द्वारा बनाई हुई रिसर्च थीसिस को लोग पहचानते हैं कि आपने क्या किया है, ठीक है। और देखिए, ये शोध प्रबंध ना 2 विधियों में लिखा जाता है। ध्यान से सुना, यहाँ जो हाईलाइटेड पॉइंट है हमने इसलिए हाईलाइट किए हैं कि आप भले पूरा ना पढ़ पाओ तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हें ज़रूर पढ़ लेना, जिससे आपका क्लियर होता चला जाएगा कि होता क्या है ये, ठीक है। तो शोध प्रबंध की 2 विधियाँ होती हैं मुख्य रूप से। पहली विधि में क्या होता है? पहली विधि में यदि उसका सारांश प्रस्तुत किया जाए तो संपादकीय बोर्ड के सम्मुख प्रकाशन के उद्देश्य से प्रस्तुत करना होता है। लेखक को प्रत्येक विधि में निश्चित श्रोता समूह की व्यक्तिगत वरीय का ध्यान रखना होता है तथा सही निर्णय भी करना होता है कि विवरण अथवा लेख की प्रकृति तथा उसका गठन एवं विस्तार किस प्रकार का हो, ठीक है। क्या है? ये है कि शोध प्रबंध की जो दो विधियाँ होती हैं ना, तो इसमें पहली विधि में क्या होता है? पहली विधि में वो जो सारांश प्रस्तुत करता है, वो सारांश किसके सामने प्रस्तुत करेगा? सारांश, जैसे आप हो, आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप रिसर्च कर रहे हो, अब उस रिसर्च को, जो आपने रिसर्च किया किसी चीज़ पर, अब आपने उस रिसर्च को जो किया है, हाँ, अब आपको वो पब्लिकेशन भी तो उसका करवाना पड़ेगा ना, पब्लिश भी तो कराना पड़ेगा ना उसे। तो आप क्या करोगे? इस रिसर्च को ले जाकर जो संपादक हैं, जो संपादक बोर्ड है, संपादक बोर्ड कौन है? जिसने आपको रिसर्च के लिए बारे में करने के लिए कहा था कि आप ये करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपने जो रिसर्च किया किसी चीज़ पर, तो पहले आप संपादक बोर्ड को बताओगे ये सारी चीज़ें, ओके। संपादक बोर्ड को बताओगे, और जब आप उसको बताओगे तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, आप इसका प्रकाशन करवाइए, क्योंकि आपकी शोध इस लायक है कि उसका प्रकाशन किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जिस बोर्ड के सामने जब रखोगे तो ये आपको एग्री कर देगा कि ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपना रिसर्च का जो आपका ये प्रोग्राम है, आप इसको क्या करो? पब्लिश कराओ, ठीक है। और जैसे वो आप पब्लिश कराओगे, तो ये तो है पहली विधि। अच्छा, ये जो पहली विधि है, इसमें आपको क्या करना होता है कि संपादक ग्रुप के सामने आप वो रख दोगे। दूसरा, वो लोग आपको एग्री कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन आपने जो रिसर्च प्रोग्राम बनाया है, आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाकर तैयार किया है, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो बनाया हुआ रिसर्च पेपर है ना, जो रिसर्च प्रपोजल है ना, उसमें लोगों को हानि ना हो, मेरे लेख पढ़कर कोई परेशान ना हो। मेरे लेख ऐसा होना चाहिए जो प्रभावशाली प्रतिक्रिया पैदा करे, जिसे पढ़ने के लिए लोग उत्सुक हों, ऐसा होना चाहिए। और जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो उस रिसर्च के लिए जिस लक्ष्य की प्राप्ति मैं करना चाहता हूँ उस रिसर्च से, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी मुझे हो जाए, ठीक है। तो पहली विधि में क्या है? पहली विधि में आप सारांश प्रस्तुत करते हो, किसके सामने प्रस्तुत करते हो? एक संपादकीय बोर्ड के सामने प्रस्तुत करते हो। वो आपको फिर एग्री करता है, ठीक है, आप पब्लिश कराओ। आप पब्लिश कराते हो, लेकिन आपको पब्लिश कराने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे रिसर्च में जितनी चीज़ें ली हैं वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगी, वो किसी को परेशान नहीं करेंगी, और मेरा जो लिखने का तरीका है वो प्रभावशाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ध्यान रखोगे, ओके। तो मतलब कुल मिलाकर जो लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, आपका जो विधि है वो लक्ष्य की प्राप्ति करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। आपका रिसर्च प्रपोजल है, लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, ओके। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अच्छा, आप देखिए, शोध प्रबंध का प्रारूप कैसा होता है? शोध प्रबंध शोध संबंधी वितरण का एक सुव्यवस्थित रूप है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। शोध प्रबंध क्या है? शोध संबंधी विवरण का एक सुव्यवस्थित रूप। रिसर्च जब आप करते हो तो कभी आप यहाँ से डाटा इकट्ठा करते हो, कभी यहाँ से करते हो, कभी यहाँ से करते हो, कभी इधर से करते हो, कभी आप चले गए महाराष्ट्र, तो कभी आप चले जम्मू कश्मीर, कभी आप चले गए अरुणाचल, हाँ, कभी आप चले गए तमिलनाडु, जाते हो ना। तो ये जो बिखरा हुआ डाटा है, इधर उधर जो बिखरा हुआ डाटा, इधर उधर बिखरा हुआ डाटा है, शोध प्रारूप क्या करता है? शोध प्रबंध क्या करता है? शोध प्रबंध जो होता है वो इस सारे बिखरे हुए डाटे को एक लाइन में, एक माला में पिरो देता है,
ठीक है, एक माला में पिरो देता है, उसे कहते हैं शोध प्रबंध। क्या कहते हैं? रिसर्च प्रपोजल, यानी कि शोध प्रबंध कहते हैं उसे। ओके यानी कि आपका जो बिखरा हुआ डाटा है ना, उसे एक सुव्यवस्थित रूप दे देता है आपका शोध प्रबंध, है ना। यानी क्या है? शोध प्रबंध शोध संबंधी विवरण का एक सुव्यवस्थित रूप है। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी समस्या का अनुसंधान अथवा अध्ययन किया जाता है। किसमें? शोध प्रबंध में। समस्या का ही तो आप अनुसंधान कर रहे हो, आप किसी प्रॉब्लम को लेकर तो रिसर्च कर रहे हो, है ना। बिना प्रॉब्लम के रिसर्च कैसे हो सकती है भाई। अच्छा, इसे मुख्यतः 3 सामान्य भागों में रखा जाता है। ओके, शोध प्रबंध को मुख्यतः कितने भागों में रखते हैं? 3 भागों में रखते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है जो प्राथमिकता हैं, वो पहली ये है, ठीक है, प्रिलिमिनरीज, और इसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो प्राथमिकता में आता है सबसे पहले मुख्य पृष्ठ। मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए? आपके पास कोई किताब होगी, उस किताब को आप निकालो आपके बैग में से। सुनो, ये हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम बता रहे हैं आपको कि आपके पास कोई किताब होगी ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी की भी होगी, उसे निकालो एक बार। जैसे आप निकालो, चलो हम टाइम दे रहे हैं आपको। कोई किताब हो आपके पास, वो निकाल लो, है ना। ये मत निकालना, संजय वाली गाइड मत निकालना, कोई ऐसी किताब निकालना जिसमें सारा ब्यौरा हो। गाइड में नहीं निकालना, किताब निकालना आपको, ठीक है। हाँ, वीडियो पॉज कर दो, निकाल लो जल्दी। आई होप निकाल लियोगे आपने किताब निकाली। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें एक मुख्य पृष्ठ है। आगे वाला सबसे वाला एक पेज है ना, जो थोड़ा सा मोटा सा है ना, थोड़ा चिकना सा है ना। तो सबसे पहले जो प्राथमिकताएं होती है शोध प्रबंध में, वो भी प्राथमिकताओं में सबसे पहला मुख्य पृष्ठ होता है, जो आप देख रहे हो टाइटल पेज जो है। अब इसमें क्या है? अनुमोदन पत्र। तो ये मुख्य पृष्ठ तो आपने देख लिया। इसके बाद आप पेज आगे खोलो। आगे पेज खोलोगे तो आपको कुछ अप्रूवल लेटर टाइप मिलेगा कि किसी ने इस शोध कार्य को करने के लिए एग्री कह दिया कि हाँ, आप ये शोध कार्य करो। आपके विद्यालय ने, आपके विश्वविद्यालय ने, या फिर आप जिस विद्यालय के बच्चों के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, उन्होंने अपनी परमिशन दे दी है कि आप रिसर्च कर सकते हो। तो आपको अप्रूवल लेटर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप तीसरा पेज खोलो, आपको वहाँ प्रस्तावना और आभार दिखाई देगा। प्रस्तावना तो आप जानते हो ना, प्रस्तावना मुख होती है, यानी कि प्रस्तावना फेस होती है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या आने वाला है, उसका प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण करती है अंदर वाले अध्यायों का। ओके, आपको तीसरे चौथे पेज पे प्रस्तावना मिलेगा और आभार प्रदर्शन भी मिलेगा। आभार में क्या होता है? हमने जिसकी सहायता से रिसर्च किया है, रिसर्च में जितने जितने लोगों ने हमारी सहायता की, किसी पुस्तक ने हमारी सहायता की, किसी व्यक्ति ने हमारी सहायता की, किसी टीचर ने हमारी सहायता की, या किसी ने भी, हमारे परिवार वाले ने सहायता की, किसी ने भी सहायता की, उन सब के लिए हम लोग आभार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये प्राथमिकताओं में है, ध्यान रखना। और उसके बाद पाठ्य सामग्री होती है, कंटेंट देखा जाता है, आपकी विषय सूची देखी जाती है कि आपने अंदर के पेजों में क्या क्या भरा है, कौन कौन से अध्याय हैं, क्या है। उसके बाद सारणी सूची होती है। अच्छा, पाठ्य सामग्री में क्या होता है? पाठ्य सामग्री में विषय सूची होती है, विषय सूची में अध्यायों का उल्लेख वगैरह होता है। लेकिन ये जो सारणी सूची है, सारणी सूची में शीर्षकों का उल्लेख होता है, ध्यान रखना। पाठ्य सामग्री में और सारणी सूची में अंतर है। जो कंटेंट है, कंटेंट में आप विषय सूची लिखते हो जिसमें अध्यायों का विवरण होता है कि अध्याय कौन कौन से हैं, क्या है। लेकिन जो सारणी सूची है उसमें शीर्षकों का विवरण होता है, शीर्षक और उपशीर्षक, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है? आकृति अथवा लेखाचित्र अथवा चित्रण की सूची। तो आगे के पेजों में आकृति कैसी आएगी, हमने कौन कौन सी आकृति को रिसर्च प्रपोजल में रखा है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। क्या प्रेजेंटेशन क्या है, आगे मैंने ये चित्र रखा है, आगे मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र रखा है, कि मतलब जो भी है आपने चित्र रखा है रिसर्च प्रपोजल में, तो यहाँ मुख्य प्रश्न में आपको अगले वाले पेज में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद निष्कर्ष और सारांश होता है, ठीक है। तो प्राथमिकता इन चीज़ों को देख कर रखी जाती हैं, ये होती है प्राथमिकताएँ। ओके, आगे देखिए, क्योंकि इसके मुख्य 3 भाग हैं, मुख्य 3 भागों में रखकर आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो, तो पहली तो यही हो गई। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका पठन योग्य मुख्य भाग है। हाँ, पठन योग्य मुख्य भाग। पहला था क्या? पहला था प्राथमिकताएं, जो देखिए थे, ठीक है, प्रिलिमिनरीज, ठीक है। क्या ही मतलब क्या क्या निकल जाता है पता ही नहीं। दूसरा होता है मेन बॉडी, यानी कि मुख्य जो पढ़ने योग्य भाग है वो आप देखते हो। एक तो होता है कि किसी का फेस देखकर हम लोग सारी बात बता देते हैं, हाँ। दूसरी बात ये होती है कि अब हम उसके चरित्र की पहचान करते हैं कि वो कैसा है,
वो कैसा दिखता ही नहीं, वो उसका जीवन यापन कैसा, उसकी दिनचर्या कैसी है, वो व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कैसा बोलता है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये जो मेन बॉडी है ना, ये वही है, व्यक्ति के व्यवहार को पहचानने का काम करती है, व्यक्ति का व्यवहार। लेकिन यार रिसर्च प्रपोजल की मेन बॉडी है ये, तो रिसर्च में है क्या, आपने रखा क्या है, वो इस मेन बॉडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक तो आपने प्राथमिकताएं देखी, उसमें क्या क्या था, मुख्य प्रश्न वगैरह सब देखा गया था। लेकिन यह मेन बॉडी है, यहाँ पर सबसे पहले भूमिका रखी जाती है। आप देख तो कोई आप प्रश्न रखते हो या आप कोई किताब बनाते हो, किताब देखी होगी आपने, अभी आपके सामने जो किताब रखी है उसमें देखिए प्रस्तावना वगैरह, इन सब चीज़ों के बाद क्या है, इनके बाद भूमिका आपको नज़र आ रही होगी, भूमिका। उसके बाद अध्ययन का मुख्य विवरण, अध्यायों के अनुसार, अब ये अध्यायों के अनुसार अध्ययन का विवरण दिया जा रहा है। ये मेन बॉडी के पार्ट हैं ये, ठीक है, मेन रिसर्च है ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और फिर यहाँ निष्कर्ष और सुझाव होते हैं। उसके बाद सारांश होता है, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, और सारांश का मतलब आप समझते हो कि पीछे वाले पेजों में, यानी कि आपने जितना पढ़ा है रिसर्च में, आपने जितना पढ़ा है उसको केवल एक पेज में 100 से 300 वर्ड में, केवल एक पेज में ही आपने लिख दिया, वो है उसका सारांश ना। जैसे कोई आपके बारे में पूछना चाहे कि ये व्यक्ति कैसा है, फलाना व्यक्ति कैसा है, तो अगला व्यक्ति आपको जितना देखेगा आपके बारे में वो सारी बात बता देगा कि ऐसा ऐसा, पूरे जीवन चरित्र को तो बताएगा नहीं वो आपके बारे में जो मुख्य मुख्य चीज़ें होंगी कि ये उस दिन पैदा हुआ, उस समय पैदा हुआ, इस समय उसके यहाँ ये घटना घटी, इस समय विवाह हुआ, तो जो मुख्य मुख्य चीज़ होगी वो बता देगा वो सारांश में, आपके एब्स्ट्रैक्ट में, यानी कि सार में बता देगा वो। और जब बता देगा तो वही तो आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ऐसे रिसर्च प्रपोजल का जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो एक पेज में 100 से 300 वर्ड के अंतर्गत होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आपने पहला भाग देखा जो प्राथमिकताओं वाला था, दूसरा देखा आपने मेन बॉडी वाला, तीसरा देखा आपने संदर्भ ग्रंथ वाला। तो अब ये जब सारा काम हो गया आपके रिसर्च प्रपोजल का, तो अब आता संदर्भ ग्रंथ, यानी कि आपने अपना रिसर्च जिस भी ग्रंथ से लेकर तैयार किया है उसे हम यहाँ पर रखते हैं, संदर्भ सूची में रखते हैं। क्या आपने यदि अपना रिसर्च किया है, जैसे भागवत के ऊपर आपने रिसर्च किया है, तो आपको संदर्भ ग्रंथ में डालना पड़ेगा कि आपने डाटा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है। भागवत जी से किया है, सुखसागर से किया है, या आपने आनंद रामायण से किया है, या आपने ब्रह्म वैवर्तक पुराण से किया है, या आपने भगवत गीता से किया है। आपको संदर्भ ग्रंथ सूची में डालना पड़ेगा उसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं तीसरे पॉइंट में। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। कोशिश कर रहे हैं भैया, हमको नहीं पता हम समझा पाते नहीं आपको, लेकिन हमने कोशिश करा है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिकताओं में जो था, तो ये प्राथमिकताओं में जो भी था आपने वहाँ देखा, उन्हीं भाग को जो हमने आपको बता चुके हैं उन भाग को यहाँ विस्तार से बता दिया गया है। ठीक है, प्रिलिमिनरीज, ये हमको कभी बोलना सही से आता नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपने हिसाब से बोल लेना। हमको ये कभी सही से बोलना आया ही नहीं क्या बोलते हैं इसे, प्रिलिमिनरीज। हाँ, प्रिलिमिनरीज, वैसे प्रीलिम्स बोलते हैं हम तो उसको, खैर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए एक बार, ये जो है ना आपने देखा था अभी, ये प्राथमिकताएं, ये सारे पॉइंट्स अगले पेज में विस्तार से चर्चा कर दी गई है, यहाँ पर विस्तार से दे दिया गया है। तो आप इनको विस्तार से पढ़ लेना। ठीक है, विस्तार से पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। हमने आपको बता दिया होता क्या क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विस्तार से पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनको बहुत जल्दी जरूर पढ़ लेना आप। और इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जब हम मुख्य प्रश्न देखते हैं ना, तो जो शीर्षक होता है, शोध प्रबंध का जो शीर्षक होता है ना, वो शीर्षक एक लाइन में होता है। यदि एक लाइन में किसी कारणवश वो शीर्षक नहीं समा रहा है तो 2 लाइन में होगा। ठीक है, 2 लाइन में होगा, 2 लाइन में नहीं आ रहा तो 3 लाइन में हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि जो शीर्षक की लाइनें होंगी वो ऊपर वाली लाइन सबसे बड़ी होगी, बीच वाली छोटी और नीचे वाली सबसे छोटी होगी। यानी कि इसका जो आकार होगा वो एक शंकु के आकार का टाइप हो जाएगा, एक शंकु के टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना कि शंकु टाइप पिरामिड के आकार का ये होता है, उल्टा पिरामिड जो होता है। ठीक है, ध्यान रखना विशेष रूप से। और इसमें अभी नहीं, केवल इसी पेज में नहीं, आपको सब पेजों में शंकु के आकार का ही पिरामिड दिखाई देगा शीर्षक के नाम पर। ओके, आप इसे सही से पढ़ लेना। ठीक है, मुख्य प्रश्न के बारे में जो लिखा है इसमें, टाइटल पेज जो लिखा है सब पढ़ लेना। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब इन्होंने ये दे दिया कि मुख्य प्रश्न होता कैसे है, मुख्य प्रश्न होता कैसे, इसमें क्या क्या होता है। पहले आपका ये देखा जाएगा कि भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन, मतलब आप किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च किस चीज़ के ऊपर तैयार की जा रही है।
इसकी ईयर कौन सी है, ठीक है, विद्यालय या कॉलेज का नाम क्या है, और आप कौन सी क्लास में हो, ये सब आपने लिखा होगा, ठीक है, अपने रिसर्च प्रपोजल के मुख्य पृष्ठ पर। डेट क्या रही थी, शोधकर्ता कौन है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, आप जो भी हैं, आपका जो भी नाम है, आप यहाँ पूरे रिसर्च पेपर में, रिसर्च प्रपोजल में, रिसर्च के किसी भी चीज़ में अपना नाम नहीं लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे स्वयं को कि मैं हूँ, मैं नहीं कहोगे। आप अपने आप को या तो शोधकर्ता कह सकते हो, या अध्ययनकर्ता कह सकते हो, या अनुसंधानकर्ता कह सकते हो, या लेखक कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि मैं फलाना हूँ, कह नहीं सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मुख्य प्रश्न है तो मुख्य प्रश्न में आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है, लेकिन कहीं भी आप कहीं भी बीच में अपने आप को मैं कहकर इंगित नहीं कर सकते हो। और तो और दूसरे लोगों के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वह ऐसा है या वो उसने ऐसा कर दिया, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। दूसरे लोगों के लिए आप हमेशा अन्य पुरुष का इस्तेमाल करोगे। अन्य पुरुष बोले तो वे, यानी कि वे ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते यह ऐसा है, वह वैसा है, ऐसा नहीं कह सकते। ध्यान रखना दो चीज़ों का विशेष रूप से, एक तो आप अपने लिए मैं का प्रयोग कभी नहीं कर सकते उसमें रिसर्च में, और दूसरा आप दूसरे लोगों के लिए केवल अन्य पुरुष का ही प्रयोग करोगे। अन्य पुरुष में आते हैं वे, ये, वे दोनों, इस तरह से आते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह का ये पेज मुख्य प्रश्न तैयार हो जाता है, यहाँ आप देख रहे हो। फिर क्या है, अनुमोदन पत्र, ये प्राथमिकताओं में ही चल रहा है। अप्रूवल लेटर क्या होता है, हमने बताया था ना आपको कि आप जब रिसर्च करते हो तो आप जिस विद्यालय से संबंधित होकर रिसर्च कर रहे हो, या जिस विद्यालय के बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, या आप जिस भी विद्यालय के हो, वो लोग आपको अप्रूव करेंगे कि हाँ ठीक है आप कर लो रिसर्च और हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ओके। अब आप आभार व्यक्त करते हो, ये सब हम आपको बता ही चुके हैं, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ओके गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए अब ये प्राथमिक ही चला, प्राथमिकताएं ही चल रही हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिकताओं वाला जो पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पर निष्कर्ष और सारांश पर फिनिश हो जाते हैं। जितने हाईलाइटेड पॉइंट है सबको पढ़ लेना ध्यान से, बहुत ध्यान से। आगे देखिए, आगे है सेकंड पॉइंट। सेकंड में आती है मेन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ थीसिस और रिपोर्ट। तो जब मेन बॉडी में क्या बताया था हमने कि मेन बॉडी में आप व्यक्ति की परख करते हो कि व्यक्ति है कैसा, उसका व्यवहार कैसा, उसका आचरण कैसा, वो दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, या अपने परिवार में कैसा रहता है। वो केवल शकल सूरत से ही इंसान की पहचान नहीं होती है, पहचान होती है उसके अंतःकरण से, पहचान होती है उसके आचरण व्यवहार से, है। तो ये मेन बॉडी है। मेन बॉडी में आप क्या करोगे, उसके अंतःकरण की पहचान करोगे, यानी कि आप रिसर्च प्रपोजल में उसके जो आंतरिक बातें हैं मेन बॉडी में वो वाली बातें रखोगे, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें रखी जाती हैं इस मेन बॉडी पार्ट में। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ रखी जाती हैं। सबसे पहले तो होता है भूमिका अध्याय, देखिए भूमिका अध्याय, दूसरा अध्ययन का मुख्य विवरण क्या क्या है, और तीसरा सारांश क्या है, ओके। तो ये चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं जो हम पीछे वाले पेज में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। देखो इस वाले लेसन में, इस वाले चैप्टर में समझने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। जो समझना है वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, आप उन पॉइंट्स को बहुत ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो, कुछ भी नहीं समझ आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो देखिए मेन बॉडी पार्ट की जो भूमिका होती है उसमें ये सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं कि सामान्य रूप से समस्या का वर्णन, यानी कि समस्या है कैसी है, आपकी समस्या है क्या, आप किस प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको पता होगा तो आप उस भूमिका में, इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ डाल दोगे कि भैया हमारी प्रॉब्लम ये है और हम इस प्रॉब्लम को बेस मान कर इस पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो भूमिका में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, पहले आपने देखा कि आपके पास समस्या क्या है, ओके, समस्या को आपने रखा, यानी कि चलो हम सपोज़ करते हैं, सपोज़ करो कि हाँ आप देखना चाहते हो, हाँ चलो आप देखना चाहते हो स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों का आधुनिक काल के बालक पर प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। हम केवल कल्पना कर रहे हैं, यानी कि सपोज़ कर रहे हैं कि समस्या है, समस्या यानी प्रॉब्लम ये है आपके पास
कि आप दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों का आधुनिक बालक के जीवन पर अध्ययन करना चाहते हो। ये आपकी समस्या है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई, भूमिका में आपने लिख दी ये समस्या है। तो जैसे आपने समस्या पता की, यानी कि आपको समस्या का पता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों को आजकल के बच्चे पर देखना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हैं। तो समस्या तो पता चल गई, लेकिन अब आप क्या करोगे? अब आप सबसे पहले ये खोजबीन करोगे कि दयानंद सरस्वती के बारे में पहले भी किसी ने रिसर्च किया है या नहीं किया है। पहले आप यही तो सर्च करोगे। तो इसमें क्या है? अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित आवश्यकता एवं महत्व। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखोगे कि दयानंद सरस्वती पर किसी ने ऐतिहासिक मतलब पहले इतिहास में किसी ने रिसर्च किया है या नहीं किया है, और किया है तो क्या किया है। ठीक है। और जब आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लिया कि आपने पहले कुछ किया था, लोगों ने बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, अध्ययन किया है उनके चरित्र पर, उनके जीवन पर, हाँ, जब आपने देख लिया तो अब आप अपने अध्ययन का उद्देश्य बताओगे कि मेरे अध्ययन का उद्देश्य क्या है कि मैं आजकल के मानव को, आजकल के बालक को ये देखना चाह रहा हूँ आजकल के बालक पर कि उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। यदि हम दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मेरा यही उद्देश्य है, मैं यही देखना चाहता हूँ कि यदि मैं दयानंद सरस्वती के चरित्र को बच्चों के सामने लाऊं तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, है। मेरा उद्देश्य क्या है? बच्चों के जीवन को सुधारना, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि दयानंद सरस्वती एक अच्छे व्यक्ति थे। आपकी नज़र में वही था ना। तो आपका उद्देश्य क्या है? बच्चों के जीवन को सुधारना और ये जानना कि दयानंद सरस्वती की शिक्षा का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, उद्देश्य ये हो गया। फिर मौलिक मान्यता संदर्भ की मीमांसात्मक रूपरेखा। अब जो मौलिक मान्यता हो उसके अंतर्गत जितनी भी आती हैं अध्ययन में, वो सारी आप यहाँ पर लिखोगे कि कैसी कैसी मान्यताएं हैं। कोई दयानंद सरस्वती को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे ऐसे आपने जो पढ़ा हो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखोगे। ठीक है। फिर आप उसके परिकल्पना करोगे। परिकल्पना हमने कितना बताया ना आपको परिकल्पना के बारे में, कि ये संभावित समाधान होता है किसी भी समस्या का। जब हमारे सामने कुछ नज़र आता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी अच्छी बात, तो हम लोग कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो ये परिकल्पना होती है। उसके बाद प्रयोग किए विचारों अथवा शब्दों की परिभाषा। आपने ये सारी परिकल्पना तक काम कर दिया। उसके बाद अध्ययन की विधियाँ बताओगे। ठीक है, आपने किस विधि से ये सारा अध्ययन किया है, रिसर्च प्रपोजल आप तैयार कर रहे हो, किस विधि से कर रहे हो, आपको वो बताना पड़ेगा। उसके बाद आपने रिसर्च में जितने वर्ड्स को यूज़ किया है, चाहे वो एबेड हो, चाहे वो ऑफसेट हो या कोई वर्ड हो, चाहे वो कैसा ही वर्ड हो, आपको उसकी परिभाषा देनी होगी। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी परिभाषाएं लोग नहीं समझ पाते, तो आपको उनकी परिभाषाएं देनी होगी। और उसके बाद शोध प्रबंधों की समीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो ये भूमिका के अंतर्गत ये आएगा। ओके, उसके बाद आता है इसी मुख्य बॉडी में, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, मुख्य विवरण। तो विवरण में आप क्या क्या लिखोगे यहाँ देख लीजिए। अध्ययन से संबंधित जो समीक्षा साहित्य होता है, उसके बाद देखो एक होता है साहित्य, एक होता है संबंधित साहित्य। ठीक है, एक होता है साहित्य और एक होता है संबंधित साहित्य, दोनों में अंतर है। साहित्य वो होता है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे हमने आपको बताया दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों का आधुनिक बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, ये तो हो गया आपका साहित्य। तो आप इस साहित्य में क्या पढ़ोगे? दयानंद सरस्वती के विचारों को पढ़ोगे, उनकी जो फिलॉसफी थी उसको पढ़ोगे ना। तो ये तो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका साहित्य जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो। ओके, लेकिन अब दयानंद सरस्वती के विचारों को जानने के लिए, उनकी शिक्षाओं को जानने के लिए दयानंद सरस्वती से रिलेटेड और जितने भी ग्रंथ होंगे, जिस भी विद्वान ने इनके बारे में जो भी कुछ लिखा हो, आप उन सब का अध्ययन करोगे। तो वो होंगे संबंधित साहित्य, यानी कि आप जिस पर रिसर्च कर रहे हो उसी से संबंधित साहित्य। ठीक है, उन्हें कहते हैं संबंधित साहित्य का अध्ययन, उसकी समीक्षा। ठीक है, तो आप उसका अध्ययन करोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ लोगों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है, और आपको फिर क्या क्या और कहना और क्या क्या तैयारी करनी इनके लिए, है ना, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पढ़ लेना। इसमें बहुत सादा सब लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और मज़े से आगे बढ़िए। इसमें कुछ समझने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बता देंगे। ओके, चलो यहाँ देखिए। और ये बात रही यहाँ पर न्यायाधीश के चयन की, यानी कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है और सैंपल में हम सिलेक्शन किसका करें, सैंपल में सिलेक्शन किस चीज़ का और कितना, किस अमाउंट तक करना चाहिए या कितनी मात्रा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले वाले यूनिट में बता चुके हैं। तो परेशान मत होना, बस एक सीक्वेंस से पढ़ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, रत्ती भर भी बात नहीं है। इसको देख लीजिए, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, शोध सारांश में क्या क्या होता है।
यहाँ देखिए, शोध प्रबंध का प्रारूप सामान्यतः 5 भागों में किया जाता है। जो शोध प्रबंध का प्रारूप होता है ना, यानी कि जो रिसर्च प्रपोजल का जो फेस होता है ना, यानी कि रिसर्च प्रपोजल की जो पूरी कवरिंग है वो हम कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स होते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह से आ जाता है कि रिसर्च प्रपोजल के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप भूमिका बनाते हो। अब इसको एक बार मत देखो, हम आपको बताते हैं, ठीक है? इसको मत देखना, ज़रा ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं। कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आपको किसी का मुआयना करना है, किसी की जानकारी करनी है। आपने किसी को देख लिया, जैसे हम हैं, हम आपके सामने आ जाएं, ठीक है? हम आपके सामने आ जाएं और आपको पता है कि एक टीचर है जो बीएड एमएड के लिए कुछ बताती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा देती है, ठीक है? फिर आप हमसे डायरेक्टली मिलो, फिर हमारे व्यवहार को समझो, परखो, जानो, है। अब कोई व्यक्ति आपसे हमारे बारे में कुछ पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप एक भूमिका तैयार करोगे। क्या करोगे? भूमिका तैयार करोगे कि वो है टीचर है, इस तरह पढ़ा देती हैं और हाँ, अपना भी थोड़ा काम चल जाता है, हाँ। तो आप ऐसे कह दोगे। भूमिका आपने तैयार कर ली। अब भूमिका आपने तैयार कर ली, तो अब उसके बाद क्या करोगे? आप उसके बाद, आपने तो हमें जो देखा था, आपने हमें देखा था, परखा था, आपने तो जान ही लिया हमें, लेकिन क्या आपने जब दूसरों को बताया तो पहले भूमिका, एक छोटी सी भूमिका रूपरेखा तैयार किया, आपने हमारे बारे में बता दिया। अब आप क्या करोगे? अब आपको हमारे बारे में बहुत ज़्यादा तो पता नहीं, क्योंकि आप तो हमसे एक ही दिन मिले हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप रिसर्च करोगे, आप और लोगों से पूछोगे। आप क्या करोगे? और लोगों से पूछोगे कि ये मैम वास्तव में कैसी हैं, ये बताओ। पूछोगे ना, तो आप 1 से पूछोगे, 2 से पूछोगे, 10 से पूछोगे, 20 से पूछोगे, बहुत लोगों से पूछोगे। यानी कि आप संबंधित साहित्य का अध्ययन करोगे, यानी कि हमसे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी आप उनसे पूछोगे ना। तो सबसे पहले तो आपने हमारे बारे में भूमिका बना दी, जिसने पूछा आपने उसको बता दिया कि ऐसी हैं वैसी हैं, है ना। लेकिन जब आपने सोचा कि यार डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? हमसे रिलेटेड जितनी चीज़ थी उनके बारे में आपने पूछना शुरू कर दिया, उन लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मैम कैसी हैं, है ना। तो यानी कि आपने हमसे रिलेटेड जितने संबंधित साहित्य थे उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब अध्ययन तो हो गया। अब आपने जो अध्ययन कर लिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मैम बहुत बुरी है, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छी हैं, कुछ लोगों ने कहा इन्हें तो बिल्कुल कुछ समझाना आता ही नहीं, और कुछ ने कहा ये बहुत अच्छा समझाती हैं। तो आपने उन लोगों से जितनी बातें आपने उन लोगों से सुनी, तो आपने सुन तो ली, समझ तो ली। अब आपने उसकी समीक्षा की। सबसे पहले भूमिका बनाई, उसके बाद संबंधित साहित्य को लिया और उसकी समीक्षा की आपने। और जब समीक्षा की, तो आपने भी तो अपनी बुद्धि का यूज़ किया होगा, आपने भी तो हमें परखा है, जांचा है और देखा है कि हम वास्तव में कैसे हैं। आपने भी तो हमें देखा है ना। तो क्या है, अब आप क्या करोगे? आप अपने मन के अनुसार, अब उस समीक्षा के बाद आप अपने मन के अनुसार, आपने जो हमें देखा है, आपने जो हमारा अंकेक्षण किया है, अब आप वही चीज़ अपने प्रपोजल में लिखना शुरू कर दोगे कि उन लोगों ने कहा था कि मैम बेकार है, लेकिन हमने तो देखा कि ये अच्छी है। या उन लोगों ने कहा था कि मैम अच्छी है, तो लेकिन हमने देखा कि मैम बेकार है। ऐसा आप लिखोगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी समस्या है उसके विधि और न्यायाधीश की प्रक्रिया आप बताओगे। यानी कि आपने समीक्षा तो कर ली थी उन संबंधित साहित्यों की, लेकिन अब आपने जो समीक्षा के बाद निर्णय निकाला है, आपने हमारे बारे में जो देखा, परखा, जांचा, अब आप वो लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। यानी कि उसकी विधि बताओगे कि ये इस तरह से है, ये उस तरह से है, सारी चीज़ बताओगे और न्यायाधीश की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाओगे, ठीक है। अब जैसे आपने भी लिख दिया अपने मन की बात, आपने साहित्य का समीक्षा भी कर ली थी, अपने मन की बात भी लिख ली, है ना। उसके बाद अब जो भी आपने लिखा है लेख हमारे बारे में, अब फिर आएगा परिणाम लिखने की बात। परिणाम, निष्कर्ष और पर्यवेक्षक तथा अर्थापन। तो अब परिणाम की बात आएगी लास्ट में कि हुआ क्या, भूमिका से क्या निर्णय निकला और संबंधित साहित्य से क्या निर्णय निकला और आपकी बातों से क्या निर्णय निकला। ये सारा परिणाम आप यहाँ पर लिख दोगे, निष्कर्ष यहाँ पर लिख दोगे आप हमारे बारे में, ओके। और जब आपने निष्कर्ष लिख दिया, चौथे पॉइंट में आपने निष्कर्ष लिख दिया, तो लिखने के बाद आप किसी को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को इसे दिखाने जाओगे जो हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, ठीक है, जो हमारे फेवर में नहीं है, ना हमारे पक्ष में ना विपक्ष में, लेकिन हमारे बारे में अच्छी तरह जानता है। तो अब आपने जो इस तीनों पॉइंट जो तैयार किए हैं, इसी प्रपोजल को लेकर आपने जो लिखा था यहाँ पर, परिणाम जो लिखा था, निष्कर्ष जो लिखा था, उसे आप लेकर जाओगे उनके पास जिन्होंने आपसे कहा था कि इनके बारे में रिसर्च करके आओ या इनके बारे में जानकारी करके आओ। आप उन्हें दिखाने के लिए जाओगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, ये हमें अच्छी तरह जानता है कि हम हैं क्या। ये व्यक्ति हमें अच्छी तरह जानता है, तो आप इसको दिखाने जाओगे ना। अब आपने इनको दिखाया, और जैसे ही इन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ तुमने जो किया है कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या है। और जैसे इन्होंने बता दिया तो आपने फिर निष्कर्ष निकाल के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये होते हैं मुख्य रूप से 5 पॉइंट जो रिसर्च प्रपोजल में तैयार किए जाते हैं, रिपोर्ट में तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले भूमिका होती है किसी की भी रिसर्च की, ठीक है। दूसरी बात, आप उस रिसर्च से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हो।
तीसरे पॉइंट में आप उस समस्या को बताते हो, उसकी विधि बताते हो, उसके बारे में बताते हो क्या क्या है, कैसे है, और यहाँ पर न्यायादर्श की प्रक्रिया भी अपनाते हैं, सैम्पलिंग भी करते हो। फिर इन चीज़ों को साथ लेकर आप उस व्यक्ति के पास जाते हो जो इससे रिलेटेड है, जिसको इस बारे में पूरी तरह पता है। उनको दिखाते हो इस परिणाम को निकाल कर, क्योंकि आपने तीनों पॉइंट बनाए, यहाँ परिणाम निकाला और इस परिणाम को आप दिखाते हो उस व्यक्ति को जो इससे पूरी तरह जानकार है। अब वो एग्री करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, आप सारांश और निष्कर्ष निकाल कर रख देंगे, सुझाव दे देंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ होती है ये किसमें, समरी ऑफ और एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। और किस में होता है ये, रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स बहुत आवश्यक है, आप इसको समझ लेना, सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ देखिए, इसमें होती है संदर्भ ग्रंथ सूची। अभी संदर्भ ग्रंथ सूची आपने देखा होगा लास्ट में होती है, ऐसे आपने रिसर्च देखा होगा, रिसर्च प्रपोजल, और नहीं देखा हो ना तो एमएड वाली जो हमने असाइनमेंट्स डाले हैं, असाइनमेंट जो रिसर्च का पेपर डाला है, असाइनमेंट वाला 4th जो डाला है पेपर, वो देख लेना, ठीक है। जो 4th असाइनमेंट डाला है हमने एमएड का, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसे चेक कर लेना एक बार। ये सारी चीज़, ये पूरा चैप्टर आपको वहाँ नज़र आ जाएगा, पूरा चैप्टर, मुख्य प्रश्न से लेकर पूरा चैप्टर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए ना, उसी में सब नज़र आ जाएंगे आपको। ये दे रखा है इसमें, देखो संदर्भ ग्रंथ सूची ऐसी होती है, जैसे हमने कोई रिसर्च किया है, तो रिसर्च में हमने जितनी बुक्स को लिया है, जिन जिन किताबों को लिया है, या जिन जिन का अध्ययन किया है, किसी भी पब्लिकेशन को उठाया है, किसी बुक को लिया है, कोई ग्रंथ लिया है, तो उन सब ग्रंथों के नाम, उनके राइटर सहित, उनके पब्लिकेशन सहित हम लोगों को संदर्भ ग्रंथ सूची में रखने पड़ते हैं, ठीक है। कितनी पत्रिकाएं ली हैं, कितनी हस्तलिपि लिखी हैं, कितने विवरण लिए, उन सब का ब्यौरा हमें यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची में डालना पड़ता है, ओके। तो ये संदर्भ ग्रंथ सूची हो गई। उसके बाद आता परिशिष्ट, ठीक है। परिशिष्ट में आपने देखा ही होगा, कई बार देखा होगा, हम वैसे आपको बता ही दे रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको यदि करना है तो आप यहीं इसी चैनल पे देख लीजिएगा, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 4th असाइनमेंट है, 4th वन, ठीक है, रिसर्च वाला, बहुत बेहतरीन बना हुआ है, टीचर भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे उसकी, ठीक है। आप देखना, बहुत बेहतरीन है, उसे देखकर आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। वो लघु शोध है, उसको देख लेना एक बार, वो डिजर्टेशन है, लेकिन आपको उसे देखकर पता चल जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ओके, देख लेना एक बार। चलिए अब सेकंड देखिए, शोध प्रबंध लेखन शैली की विस्तार से विवेचना करनी है। शोध प्रबंध शैली होते क्या है, यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। तो ये होता क्या है, ये भी बहुत इजी है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहली बात, लेखन शैली चाहे रिसर्च की हो, चाहे आपके किसी कंपटीशन की हो, चाहे आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए हो, राइटिंग स्किल किसी के भी लिए हो, लेकिन आती कब है, अभ्यास से। जब आप अभ्यास करते हो ना किसी चीज़ के लिए, जब आप इस लेखन शैली का अभ्यास करते हो ना, तभी आप सीख पाते हो, तभी आप लिखना सीखते हो। तभी तो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से तो हम सीख पाते हैं ना। तो सारी लेखन शैलियाँ जितनी भी हैं सब अभ्यास चाहती हैं। क्या चाहती हैं, अभ्यास, और अध्ययन से विकसित होती है। निरंतर अभ्यास करो, अध्ययन करो। अच्छा, जब आप लिखते हो ना रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च प्रपोजल, तो आपको दो तीन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि आपने जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, आपने जो रिसर्च की रिपोर्ट या रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, तो पहला इसका काम ये है कि आपको वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश होनी चाहिए हाई लेवल की, हाई क्वालिटी की, ठीक है। या तो वो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ हो, यदि आप इंग्लिश में नहीं लिखना चाह रहे तो वो उस भाषा में लिखा हुआ हो जो आपके विद्यालय में मान्यता प्राप्त भाषा है। जैसे आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, या तो वो अंग्रेजी में हो, वो भी उच्च स्तरीय अंग्रेजी। अब भैया हम इंडिया वाले हैं, हमको उच्च स्तरीय अंग्रेजी कहाँ आती है, हमको तो नहीं आती है, हम तो अपनी बता रहे हैं, आपको आती होगी शायद, हमको तो नहीं आती है, ठीक है। या तो आप उसे इंग्लिश भाषा में लिखें, नहीं लिख सकते तो आप उस भाषा में लिखें जो आपके विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त भाषा है, यानी कि हिंदी में आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। और कैसे होनी चाहिए लेखन शैली आपकी, भाषा सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। आप जो भी कुछ अभिव्यक्त कर रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इसमें देख लेना, ओके। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखें,
अब यहाँ पर जो राइटिंग स्किल है उसमें क्या पॉइंट पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, कैसे आपको लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसमें रखने हैं, वो सब यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, पाठ सूची तालिका दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। इसको एक बार ऐसे ही पढ़ लेना। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ कि जब आप रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हो तो वहाँ जो भूमिका लिखते हो उसके आगे 1 2 3 नहीं, उसके आगे रोमन अंक लिखे जाते हैं। भूमिका, तालिका सूची और आकृति सूची, इनमें हमेशा रोमन अंक लिखे जाते हैं और ये रोमन अंकों में अंकित की जाती हैं। ध्यान रखना है इस बात को, है ना, रोमन अंक लिखे जाते हैं इसमें। और बाकी चीज़ों को कैसे लिखते हैं, बाकी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है जो 1 2 3 4 5 8 देख रहे हो आप, और जो ऊपर वाले रोमन अंक हैं। ओके, ऐसे तैयार किया जाता है। इन ये पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं सब पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, इसमें समझने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अभी जो आपने पीछे देखा है पाठ सूची, वो यही है, ऊपर ये बड़ा हुआ है ना, ये सब। आगे देखिए, इसका प्रारूप क्या है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग रिपोर्ट। तो इसका फॉर्मेट क्या है राइटिंग रिपोर्ट का, यहाँ सब ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी रिसर्च प्रबंध लिखो, जब भी आप रिसर्च प्रबंध का प्रारूप लिखो, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही होगा। दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो बहुत मुख्य हैं, वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये कि रिसर्च प्रपोजल हमेशा पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, भूतकाल में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। दूसरा, ये साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से लिखा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में गांठ लगा दिया आप लोग वैसे लिख दिया, वैसे नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक वे में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो कागज़ आप प्रयोग करोगे ना, वो सनलिट बॉन्ड वाला इसके लिए कागज़ होगा। ठीक है, सनलिट बॉन्ड वाला कागज़ होगा, 11 to 9 इंच वाला। ठीक है, ध्यान रखना, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, बाकी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, सब देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चलिए। देखिए, शोध प्रबंध लेखन की प्रविधि क्या होती है, टेक्निक ऑफ राइटिंग रिपोर्ट। यहाँ भी सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, आप यदि ये हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, सब सरल लगेगा। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, ये जो है यहाँ जितनी चीज़ देख रही हैं, उद्धरण सामग्री, संदर्भ पद टिप्पणी, पहले ये देखिए, शोध प्रबंध लेखन की प्रविधि। तो जब हम शोध प्रबंध लेखन की टेक्निक में आते हैं ना, तो उसमें ये 11 चीज़ें हैं जिनको हमें इंक्लूड करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का हमें मतलब समझ आना चाहिए कि ये होता क्या क्या है। पहले आते हैं उद्धृत सामग्री। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने जब जिस पर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो तो उस पर पहले से ही कोई रिसर्च कर चुका होगा, है ना, उस पर कोई पहले से रिसर्च कर चुका होगा, तो उसने जो पहले रिसर्च की थी उसी रिसर्च का क्या परिणाम निकला था, उसके कैसे विचार थे और क्या थे, उसे बोलते हैं उद्धृत सामग्री। ठीक है, दूसरा आता है संदर्भ पद टिप्पणी, यानी फुट नोट। फुट नोट क्या, जो वास्तव में फुट के पास लिखे जाए, है ना। यहाँ पर आप एक चीज़ बड़े प्यार से समझ पाओगे। हम नीचे ये कार्ड कूड़ के भी लिख दिया, थोड़ा पेन से भी बना दिया, इसको भी आप समझ लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं है कि आपको नहीं समझ आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। ये आगे देखो, फुट नोट, देखिए ये ठीक है, आप ये सब पढ़ लेना। इसमें बस यही बात बताई जाती है कि आपने किन स्रोतों से क्या प्राप्त किया है, आपको ये सब कुछ बताना होगा, है ना। और फुट नोट की वैसे तो बहुत सारी प्रविधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी दे रखी हैं कुछ विधियाँ, देख लेना किस तरह लिखे जाते हैं फुट नोट्स। अच्छा, एक जो नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हो, रिसर्च प्रपोजल में कैसे लिखा जाता है, और फुट नोट कैसे लिखते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लेना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लिखकर ऊपर दिखाया गया, इस तरह से लिख लेते हैं ना, ये देखिए। अच्छा, एबिट क्या होता है, ये एबिट क्या होता है, पूर्वांकित क्या होता है, लोकसित क्या होता है, पूर्वांकित के ऑपोजिट। ऐसा होता है कि ये जो
पहले पढ़ लीजिए, आप ओवरऑल पढ़ रहे होंगे ना। एबिट क्या होता है? जैसे आप कोई रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और आप किसी का संदर्भ दे रहे हो, किसी बुक का संदर्भ में लिखा आपने कि ये फलानी ढिमकी बुक है, वहाँ की है, ये है, ऐसी वैसी है, ठीक है, हमने ये संदर्भ लिख दिया। लेकिन अब जब संदर्भ आ गया तो उसी संदर्भ को बार बार आपको दोहराना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप बार बार दोहराओगे नहीं। आप एक बार संदर्भ पहले नंबर पे आ गया, एक बार दोबारा लास्ट वाले पर आ गया, तो आप क्या करोगे? आप इससे रिलेटेड संदर्भ को बार बार नहीं दोहराओगे, आप केवल एक बार संदर्भ लिखोगे। उसके बाद जितनी बार ये संदर्भ लिखने के लिए आता है उतनी बार आप केवल इबिड लिख दोगे, IBID, इबिड। यानी कि संदर्भ जब स्टार्टिंग में आए और लास्ट में आए तो आप इसको 2 बार ना लिखकर या बार बार ना लिखकर आप इसको केवल इबिड यानी कि वही कहकर इसको प्रस्तुत करोगे। इबिड का मतलब होता है वही, जो पहले मैं लिख चुका हूँ वही, ठीक है। और ऐसे ही ये होता है पूर्वांकित। इसमें क्या होता है? इसमें क्रमानुसार नहीं दिए जाते। इसमें क्या है देखिए, जब किसी भी रचना के प्रसंग के क्रमानुसार नहीं दिए जाते तो लैटिन का शब्द ऑफसेट, जिसका अर्थ होता है वही रचना जिसका पूर्व उद्धरण है। इनके अर्थ याद कर लेना। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? वही रचना जिसका पूर्व उद्धरण है, यानी कि जो पहले उद्धरण जिस बुक से हमने ये लिया रखा था, जिस बुक के विचार हमने ले रखे थे, तो ये उसी बुक के विचार यहाँ पर भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है? वही रचना जिसका ये पूर्व उद्धरण है, ठीक है, वही। ये देखिए लोकशिट, ये भी इसी तरह का है, ओके। इसमें रचना के प्रसंग के अनुसार उल्लेख नहीं होता है, परंतु सभी ग्रंथ तथा पृष्ठ के अनुकूल होते हैं। और ये जो शब्द है ना, पूर्वांकित, लोकशिट, ये जो ऑफसेट, लोकशिट, ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन से वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे संदर्भ ग्रंथावली यानी कि लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए आप। लिखा हुआ है इसमें सारी चीज़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब फुटनोट कैसे लिखा जाता है? इन्होंने जो जॉन डब्ल्यू बेस्ट हैं, इन्होंने पद टिप्पणी की किस प्रकार से, फुटनोट कैसे इन्होंने लिखकर बताया। तो उन्होंने कहा कि यदि हम एक लेखक के नाम का फुटनोट लिखते हैं, यदि हम पद टिप्पणी का रूप प्रस्तुत करते हैं और लिखने वाला एक ही लेखक है, तो सबसे पहले हम लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे SP चौबे है, उसका नाम लिखेंगे। फिर जो प्रकाशन का वर्ग है, प्रकाशन का जो वर्ष है, क्योंकि कोई पुस्तक का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पुस्तक लिखी किसने है, तो पहले नाम लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम वर्ष लिखेंगे, कौन सी वर्ष में प्रकाशित की गई। उसके बाद शीर्षक लिखेंगे, उस पुस्तक का शीर्षक क्या है, ओके। शीर्षक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे जो पब्लिकेशन, जिस पब्लिकेशन से की गई, जैसे हिंदुस्तान पब्लिकेशन बोल दो या फिर यूपी बोर्ड पब्लिकेशन बोल दो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जिस स्थान से पब्लिश की गई है ये, वो लिखेंगे हम। जैसे ये शीर्षक था, ये पब्लिकेशन था अग्रवाल पब्लिकेशन, फिर उसके बाद आगरा, यानी जिस स्थान से की तो आगरा से की, उसके बाद पृष्ठ संख्या। तो ऐसे लिखते हैं फुट नोट, ठीक है। एक काम करना, ये फुट नोट वगैरह एक एक आप लोग अपने पेपर उसमें पेज में लिख लेना, जिससे आपको याद रहे कि फुट नोट में क्या अंतर होता है। शोध प्रबंध के लिए लिखते हैं तो क्या अंतर होता है, एक के लिए लिखते हैं तो क्या होता है, दो के लिए लिखते हैं तो क्या होता है। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इनमें से 1-2 प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो एक लेखक के लिए क्या लिखते हैं? यदि 2 लेखक हों, लिखने वाले 2 हों, तो दोनों का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रकाशन का वर्ष लिखेंगे। उसके बाद शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? स्थान लिखेंगे जहाँ से पब्लिश हुई है वो बुक। उसके बाद पृष्ठ संख्या लिखेंगे, ठीक है। 3 लेखक हों तो एक का नाम लिखेंगे और दूसरे दोनों को अन्य कहकर यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यदि संपादक के लिए लिख रहे हैं, यानी कि जो एडिटर है उसी ने पुस्तक लिखी है, यदि उसी का हम फुट नोट बना रहे हैं तो क्या करेंगे? तो हम संपादक का नाम लिखेंगे, ठीक है, ओके। कोष्टक में संपादक लिख देंगे और बाकी सारी चीज़ें ऐसे लिखेंगे। यदि जब लेखक का नाम ही नहीं दिया, मतलब लेखक का कोई नाम ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? लेखक या निर्देशक, वैसे लिखेंगे। उसके बाद वही वर्ष लिखेंगे जिस वर्ष में वो पब्लिश हुई है। उसके बाद पब्लिकेशन लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, फिर पृष्ठ संख्या लिख देंगे, ठीक है। और यदि प्रकाशकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित की गई तो उसका इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आगे आप ये सब पढ़ लेना अच्छी तरह से, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही समझ पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं समझो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और मेहनत आपके लिए की जा रही है, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो। आपकी लाइक सब्सक्राइब शेयर से थोड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहा करो।
आप इसको स्क्रीनशॉट लेते आओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे आपको पुनः बताने की एक बार। अब यहाँ सोपानों की गणना यानी कि स्टेप की नंबरिंग कैसे की जाती है, ठीक है, स्टेप्स की नंबरिंग कैसे की जाती है। बहुत इजी है ये, हमने पढ़ा था इसे, बहुत इजी है। कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे करते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, ये पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं कि जो पहला स्टेप है उसके आगे 1 लगा दो, कोष्टक बंद कर दो, या फिर उसके आगे क लिख दो, कोष्टक में बंद कर दो, क लिख कर, ठीक है। ऐसे दूसरा स्टेप है 2 लिख दो और कोष्टक में बंद कर दो। बस ये है कि नंबर को कोष्टक में बंद कर देते हैं, या फिर अक्षरों को कोष्टक में बंद कर देते हैं। जैसे ख है तो ख को कोष्टक में बंद कर दिया, आगे आगे की तरफ लिखते हैं। स्टेप से पहले लिखना होता है क ख ग या 1 2 3, बस इतना है सब पूरे पेज में, ठीक है, पूरे पेज में इतना है। ओके, चलिए आज से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ूँ, चलो सर बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल, यहाँ टेबल का ऑर्गेनाइजेशन है। तालिकाओं की व्यवस्था कैसे की जाती है, ये भी एक एक लाइन के प्रश्न हैं, आप भी पढ़ लेना जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और अन्य प्रविधियाँ दे रखी है कि और कौन कौन सी विधि से आप कर सकते हो, तो बस यही है, बाकी इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जब शोध के बारे में पूछा जाए, शीर्षक के बारे में पूछा जाए कि शीर्षक बड़ा हो तो कैसे लिखा जाए, तो कहना उल्टे शंकु की तरह, उल्टे शंकु की तरह, ठीक है। पहली लाइन सबसे बड़ी होगी, दूसरी लाइन छोटी होगी, तीसरी लाइन उससे छोटी होगी, और चौथी भी तो वो से भी छोटी होगी, ठीक है। तो उल्टे शंकु की तरह होता है इसका सब कुछ लिखना। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ आकृति तथा चित्रों का प्रस्तुतिकरण के बारे में बात की गई। तो आकृति और चित्रों के प्रस्तुतिकरण के बारे में आप अंदर लिख ही देते हो कि इसमें शोध प्रबंध में शोध विवरण में कौन कौन से मानचित्र का प्रयोग किया गया, रेखा चित्र कौन से, ग्राफ कैसे कैसे है, इसमें मूर्तियाँ, फोटोग्राफ, सैद्धांतिक प्रतिमान, सारी चीज़ें जो जो हैं ना इसमें, आप वो एक पेज में लिख देते हो, ठीक है। फिर आगे आगे जैसे ही वो बंदा रिसर्च पेपर को, रिसर्च प्रपोजल को पलट कर देखता है तो उसको सारे चित्र नज़र आते हैं, जिनसे संबंधित अध्ययन भी आप वहाँ पर लिख चुके होते हो, जिससे संबंधित बातें भी आप लिख चुके होते हो, ठीक है, चित्र से संबंधित। ओके, बढ़े आगे, गुड। जो हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, आपने अब रिसर्च प्रपोजल पूरा तैयार कर लिया है, ठीक है, लिख के रख दिया, लेकिन अब उसे टाइपिंग तो करानी पड़ेगी उसकी, भाई टाइप भी तो कराना पड़ेगा। तो टाइप जब आप कराओगे ना तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइप जो करने वाला बंदा वो अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग करने में माहिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लिखवा रहे हो सा, आप लिखवा रहे हो सा, वो लिख रहा है बाज, ऐसा मत कर देना, उल्टा सीधा नहीं करना, क्योंकि ये गलती यदि उससे होती है तो गलती आपकी मानी जाएगी कि आपने अच्छा क्यों नहीं चुना, आपने टंकण करता टाइपिस्ट आपने अच्छा क्यों नहीं चुना, ठीक है। इसलिए टंकण करता या कंप्यूटर पर काम करने वाला अच्छा होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, जो रिसर्च थीसिस और ये सारी चीज़ें लिखता हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिस पर आप टाइप राइटिंग करा रहे हो जो, तो वो पीसा विधि के अनुसार होना चाहिए। जो पीसा विधि होती है ना, वो पीसा विधि में 15 स्थान देखे जाते हैं, पीसा विधि में 15 स्थान देखे जाते हैं। पीसा का मतलब 15, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। लास्ट वाली लाइन को देखिए, टंकण मशीन पीसा विधि के अनुसार होनी चाहिए, यानी 15 स्थान पर होनी चाहिए, ओके। और इसमें 1 इंच में 10 स्थान होते हैं, 1 इंच में 10 स्थान होते हैं, बस 15 स्थान पर होती है पीसा विधि, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये देखिए इसका भी आप पेज ले लीजिए, मतलब पेज नहीं सॉरी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब समझ आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें ना। ये यहाँ ये बताया गया है कि आप जो पेज तैयार कर रहे हो, आप जो रिसर्च पेपर बना रहे हो, वो कितना कितना छूटना चाहिए। जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, ये पेज हमने बनाया, तो यहाँ पर ये जिल्द लगा दी जाएगी, जिल्द यानी कि इसे बाइंडिंग कर दी जाएगी। तो बाइंडिंग के लिए आपको डेढ़ इंच छोड़ना है, और नीचे की तरफ भी आपको 1.5 इंच छोड़ना है, और ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच छोड़ना है, इस तरफ 1 इंच छोड़ना है, ठीक है, इतना छोड़ना है आपको। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, ये आपको यहीं मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। चलो ये आगे चलते हैं। अब आपकी इसमें रिसर्च प्रपोजल में यदि कुछ गलती हो जाती है तो आपको कैसे कैसे करेक्ट करना है, वो सब चीज़ दी हैं कि आपको काटना छाटना नहीं है, काटना छाटना कर दिया तो गलत हो जाएगा, काटना छाटना नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ याद रखी है, ठीक है। उसके बाद पेजिंग कैसे करते हैं आप, पेज कैसे कैसे रखते हैं, क्या करते हैं,
तो यहाँ दे रखे हैं कि कितने इंच के किनारे होने चाहिए, कितने इंच का प्रयोग करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे पेज होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए, काले होने चाहिए, सब दे रखे हैं इसमें। ठीक है, पढ़ लोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। आई मिसलेनियस दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना एक बार। जब आपने पूरा रिसर्च पेपर तैयार कर दिया है तो एक बार उसे ध्यान से पढ़ लेना कि भैया मैंने लिखा क्या क्या है। जब आपने देख लिया ध्यान से कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो उसके बाद ही आप उसको बाइंड कराने जाना। ठीक है, जिल्द बनवाने जाना, क्योंकि ये प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब आप ये पूरा चेक कर लो ना कि हाँ मैंने क्या क्या किया है, तब ही आप उसको फिर बाइंड करवाने जाना। बाइंड कैसे करवाना है, क्या करवाना है, इसमें पूरा दे रखा है नीचे तक, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलते हैं। आज पेपर को पूरा ख़त्म करना है। जो हाईलाइटेड पॉइंट है ऊपर वाली लाइन में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक उत्तम शोध अध्ययन जिसे समय के अंतर्गत समर्पित किया गया हो सदा ही विद्यार्थी को सफलता तथा उपाधि से विभूषित कर देता है। मतलब क्या है, आपने एक रिसर्च पेपर तैयार किया, आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया, आपने एक शोध तैयार कर ली, शोध प्रबंध तैयार कर लिया, और वहाँ के लोगों ने जिन्होंने आपको एक काम करने के लिए दिया था, उन्होंने देखा, उन्हें खुशी हुई कि भैया आपने तो बड़ा अच्छा किया है, तभी वो आपको एक उपाधि से विभूषित कर देते हैं और आपके नाम के आगे लगा देते हैं डॉक्टर भारद्वाज। आप बन जाते हो डॉक्टर, यानी कि आपने इसमें पीएचडी कर ली। तो यही कह रहे हैं कि यदि आप एक अच्छा शोध करते हो तो आपको एक उपाधि समर्पित कर दी जाती है, आपको विभूषित कर दिया जाता है। ओके, चलिए, तो डॉक्टर बन गया, अब आगे बढ़ लें। बहुत बन लिए डॉक्टर, आगे चलते हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया है कि पीछे पेजों में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को केवल एक पेज में, आगे वाले पेज में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, वो होता है सारांश, यानी कि सार, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पीछे हमने जो भी कुछ भरा पड़ा है रिसर्च पेपर में, रिसर्च प्रपोजल में जितना भी हमने कुछ लिखा है, उस सब को केवल एक पेज में, केवल 100 से 300 वर्ड के बीच में ही हमें लिख देना होता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी कितनी विधियाँ हैं, क्या हैं, यहाँ सब दे रखा है। एक बार पढ़ लोगे तो बहुत आनंद के साथ आपको समझ आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं अब आगे बढ़ने की, चलें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मेट कैसा होता है एब्स्ट्रैक्ट का, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्रकार ऐसा है, दूसरा प्रकार ये है। हमने यहाँ पर कर दिया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, पहले तो ये कि 100 से 300 वर्ड में तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसका 2 प्रकार से तैयार किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट। कैसे कैसे? पहला प्रकार तो ये है कि इसमें जो शोध प्रबंध आप एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हो, यानी कि आपकी रिसर्च प्रपोजल में पीछे के पन्नों में आपने 1000 पन्ने लगाए हैं, रिसर्च आपकी 1000 पन्नों की है। ठीक है, लेकिन आपको इसका सार तैयार करना है, तो आप पहले वाले एक पेज में ही 100 से 300 वर्ड लिख दोगे कि मैंने भैया इस रिसर्च में क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ लिख दोगे। ठीक है, तो इस रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को लिखने की दो फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट तो ये होता है कि आप पॉइंट लिख दोगे, पहले पॉइंट में ये है, दूसरे में ये है। ठीक है, ओके, तो आप क्या करोगे, आप पहला प्रकार तो यही है कि आप बिंदुओं को लिखोगे। आपने फॉर्मेट बनाया, एक पेज लिखा आपने 100 से 300 वर्ड्स का, इसमें आप सबसे पहले पहली विधि अपनाओगे। पहली विधि में क्या करते हैं लोग कि पॉइंट्स बनाते हैं कि पहले पॉइंट में लिखेंगे प्रस्तावना, कि हमने आगे वाले पेजों में प्रस्तावना क्या क्या लिखा है, प्रस्तावना लिखी है, हमने समस्या लिखी है कि समस्या क्या थी हमारी, और हमने शोध के उद्देश्य लिखे हैं कि उद्देश्य क्या थे, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा क्या लिखा है, हमने परिकल्पना लिखी हैं, हमने न्यायादर्श लिखा है। तो ये तो पॉइंट वाइज हो गए जो प्रस्तावना से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो होगी पहली विधि। लेकिन जो दूसरी विधि होती है, दूसरी विधि में आप इस तरह नहीं लिखते हो, आप क्या लिखते हो, आप यहाँ पॉइंट्स नहीं लिखते हो, आप लिखते हो अध्याय के पहले अध्याय में हमने ये लिखा है, दूसरे अध्याय में हमने लिखा है, तीसरे अध्याय में लिखा है, तो ये दो होती है दूसरी विधि। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे पढ़ लेना, जो आगे लिखा हुआ है इसे अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ें जी, बढ़ते हैं आगे, फिर खाना खाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, ये देखिए, राइटिंग रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर की राइटिंग कैसे होती है, यहाँ सब लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना कि वैज्ञानिक विधि में लिखा जाना चाहिए, वैज्ञानिक रूप में लिखा जाना चाहिए, ऐसे नहीं आपने यूं ही लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, शोध प्रबंध की आचार संहिता, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, लेकिन आप पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
इसमें कोड, संकेत, रेटिंग स्केल, अनुमापनी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या गोपनीय रखना है आपको, क्या क्या बोलना है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, आप कभी भी रिसर्च करो तो आपने जिससे डाटा इकट्ठा किया है, किसी व्यक्ति से, किसी टीचर से, उनका नाम नहीं लिखना है आपको कभी भी, ठीक है। उनका नाम नहीं लिखना है, हमेशा गोपनीय रखना है उनको, ठीक है, गोपनीय रखना है, ये ध्यान रखना। ओके, बढ़ते आगे। अब यहाँ शोध प्रबंध का मूल्यांकन कैसे करना है। देखो, जो एवोल्यूशन होता है ना, ये हर रिसर्च के लिए बहुत आवश्यक है। रिसर्च के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए भी एवोल्यूशन बहुत आवश्यक है। जहाँ पर एवोल्यूशन होगा वहाँ पर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, ठीक है। मूल्यांकन करवाता रहे वो खुद का, और करता भी रहे खुद का, वो बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। इसमें क्या क्या होता है आप देख लीजिएगा, सारे प्रकरण यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो। टोटल 6 होते हैं इसमें, टोटल 6 होते हैं प्रकरण। शोध समस्या, संबंधित शोध साहित्य, शोध विधि, और क्या है, प्रदत्तों का विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस, और शोध निष्कर्ष और सुझाव। ये होते हैं 6 पॉइंट इसमें। इसके बाद अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। इसमें आंसर आप ये लगे हुए हैं, हाईलाइटेड है सब, आंसरिंग कर लेना, लगा लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना इन्हें, है ना। तो आज ये रिसर्च पेपर आपका बिल्कुल एकदम एंडिंग के कगार पर है, ख़त्म होने वाला है। कल से हम लोग पेपर सेकंड वाला पेपर स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है, अध्याय 10। स्कोर देख लीजिए, इसमें मुख्य क्या क्या चीज़ दे रखी हैं। इसमें मुख्य ये जो प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, फुट नोट क्या होते हैं, ग्रंथ सूची क्या होती है, सारणी क्या होती है। ये हम आपको पहले इस वाले चैप्टर में बता ही चुके हैं, जो 9वां चैप्टर था उसमें, लेकिन एक बार यहाँ दे रखा है तो आप एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ लेना। हम वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप ये जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आप देख लें एक बार, ठीक है। अब ये ज़रूर ध्यान रखना कि फुट नोट जब आप लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो। जैसे हमने आपको बताया कि जब भी आप ये लिखो तो अपने एक साफ पेज में ये लिख लेना कि ये फुट नोट है। फुट नोट में पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, सारी चीज़ होती है, ठीक है। ये सब लिख लेना, ओके। जनरल में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सब दे रखा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं है, यही सब दे रखा है। फुट नोट में कैसे लिखता है, रिसर्च पेपर में कैसे लिखता है, प्रपोजल में कैसे लिखते हैं, और क्या क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में कैसे लिखता है, सब दे रखा है यहाँ। देखो बिब्लियोग्राफी ये रहा, इसमें कैसे लिखते हैं, यहाँ भी दे रखा है, देख रहे हो। तो इन लाइन को लिख लेना, किस में ऐसे लिखा जाता है, उसमें वैसे लिखा जाता है। एक बार देख लोगे तो आपको सब समझ आएगा कि पहले कौन सा नाम होना चाहिए। जैसे कि फुट नोट में जहाँ पहले आप राइटर के नाम को लिखते हो, उसके बाद उसका सरनेम लिखते हो ना, उसका सरनेम। वहीं पर ग्रंथ सूची में सबसे पहले आप सरनेम लिखते हो, जैसे भारद्वाज लिखोगे उसके बाद राधा लिखोगे, ठीक है। तो यही इस तरह की चीज़ है, दे रखा है, सब दे रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो बहुत सारे लेख में कैसे लिखते हैं, यानी आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। इन सब की एक एक लाइन जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना, जिससे आपको समझ आता रहे कि मुझे इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है। आते टेबल्स की बात, टेबल्स कैसे तैयार होती है तो देख लीजिए एक बार, इसे नीचे पढ़ लीजिए। चलते आगे। लो भैया, तालिकाओं की स्थिति आ गई, गणना आ गई और शीर्षक आ गया। तो अब आपका ये जो पेपर है ना, रिसर्च फर्स्ट वाला, ये आज यहाँ पर फिनिश हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिसर्च का पूरा पेपर कर लिया आज, पूरी 5 यूनिट हो चुके हैं। अब हम कल से सेकंड पेपर उठाएंगे और हम लोग कल से तैयारी करेंगे सेकंड पेपर की। टाइम हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, 12 तारीख तक आपके पूरे पेपर फिनिश कराकर फिर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज रिसर्च पेपर पूरा हुआ। कोशिश करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की, जिससे और बच्चों तक पहुँचे और उनको उपलब्ध हो जाए वीडियो, ठीक है। आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेहनत अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करो भैया, आवश्यक है वो, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, एक बात यह है कि हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। किसकी? मैथ की, क्योंकि बहुत बच्चे हमसे बोल रहे थे कि मैम मैथ की क्लास चलाइए। तो मैथ के लिए एक टीचर हैं, उनसे बात हुई हमारी, तो एक लेडीज टीचर है। मैथ की यहाँ तैयारी होगी 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ यहाँ पर स्टार्ट करी जाएगी, एकदम बेसिक है। पहले 10th की क्लास, फिर 11th, 12th, फिर BSc, इस तरह से मैथ आपको सिखाई जाएगी और आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से जुड़िए, जिससे मैथ की क्लास भी स्टार्ट हम लोग कर सकें जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो भैया थोड़ा देखा कीजिए इसमें समय, और समय के साथ साथ, चलो फिलहाल समय समझो आप, समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करो, है ना। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर करना है।
और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक बात और कि आपका जो अभी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास वो पेपर हमने देखे थे, आज के पेपर हमारे पास आ गए हैं, अभी हमने लेकिन पेपर चेक नहीं कर पाए, तो हम उसको भी आंसरिंग उसकी करेंगे। परेशान मत होना, जल्दी करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।